Hello dear students, myself Govind Lohia and welcome to the chemistry class of 11th. This is as per the state board syllabus of Maharashtra state. आज हम लोग इसके पहले हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो हमने देखा था. अभी आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री ये चैप्टर खत्म करेंगे या शुरुआत करेंगे. खत्म तो नहीं होगा एक लेक्चर में, मगर हम लोग देखेंगे जितना है. अब ये चैप्टर जो बना है आपका पूरा, ये चैप्टर बेसिकली कैलकुलेशन क्या है, एरर क्या है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, हमने एनालिसिस कैसे करना चाहिए, ये चीजें दी हैं. तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बन पाएंगे, ये इसकी एश्योरिटी तो नहीं है, बट डेफिनेटली ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपका यहाँ से जो भी हम लोग यहाँ से आगे बात करेंगे तो कैलकुलेशन में ये चीजें आपको काम आएंगी. तो एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये अगर आपको याद है तो हमने, आप देखो यहाँ पे ये डेफिनेशन बात की थी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. अब फर्स्ट चैप्टर में हमने केमिस्ट्री के 5 देखे थे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ये बात देखे थे. तो उसमें का एनालिटिकल केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ सेपरेशन, कंपाउंड का सेपरेट करना, आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री. तो ये हमने बात की थी वहां पर, है ना. तो यहाँ एनालिटिकल केमिस्ट्री हम लोग इसी के लिए बात करेंगे. Apart from that, which deals with the physical or chemical information of the sample, physical and chemical information of sample, this comes under analytical part. तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे. सिंपल से वे में ये इंट्रोडक्शन हमने देखा. अब इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम लोग एक बात करते हैं. चलो ये वाला पार्ट पे आते हैं, ठीक है. सो इंपॉर्टेंट ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री अगर मुझे बात करना है तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं? लगे आप चाहे उतने इंपॉर्टेंस डाल सकते हो एनालिटिकल केमिस्ट्री के, है ना. तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इंपॉर्टेंस में, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस आपको ध्यान में आना चाहिए फॉर एनालिसिस पर्पज. और एनालिसिस किस किस चीज का? तो सबका. जैसे कि यहाँ मैं बात करूँ, इन केस अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या कोई कंपनी में काम कर रहा है, तो सैंपल ये आया. अब ये सैंपल सही में स्टैंडर्ड का है या नहीं है, फिर सैंपल से ये चीज बनी, समझ लो. अब ये उस स्टैंडर्ड की बन रही है या नहीं है, तो इन प्रोसेस, और ये बाद में आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया. तो फिनिश्ड प्रोडक्ट किस क्वालिटी का बना, है ना. तो ये चीजें, दैट मीन्स एनालिसिस ऑफ प्रोसेस. अब प्रोसेस में आप बात करोगे कि शुरुआत में रॉ मटेरियल का एनालिसिस, फिर इन प्रोसेस का एनालिसिस, और फिर फिनिश प्रोडक्ट का एनालिसिस. ये सब कुछ चीजें यहीं पे आएंगी, ठीक है, प्रोसेस में. इसके अलावा अगर आपको कहीं सैंपलिंग करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि बहुत जगह पे हमने सुना है कि इसमें तेल में मिलावट या पेट्रोल में मिलावट या इस चीज में मिलावट, तो हाउ दे केम टू नो? बाय यूजिंग सैंपलिंग. तो एनालिसिस ऑफ दिस, तो ये सैंपलिंग प्रोसेस है ना. तो एनालिसिस ऑफ मटेरियल. इसके बाद में अगर मैं बात करूं सॉइल का एनालिसिस, सॉइल का, कि इस सॉइल में ये कॉम्पोजिशन है तो आपने यहाँ पर ये चीजें लगाना चाहिए या इसका आपने प्रोडक्शन करना चाहिए. जैसे यूजुअली हमें भी पता है कि हम लोग बात करते हैं कि हमारे इधर कॉटन के लिए सॉइल बहुत फेवरेबल है. अब भंडारा साइड या गोंदिया साइड में जाओ तो चावल के लिए सॉइल. तो सम इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑल्सो इन्वॉल्व, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सॉइल कॉम्पोजिशन, तो ये एक हो गया. इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो मेडिसिन में, मेडिसिन के अंदर आपका प्रोडक्ट का पता चलेगा. मेडिसिन, इंजीनियरिंग फील्ड, देयर आर सो मेनी स्कोप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री. और हर जगह हम लोग आपके लिए काम का, और आपने जो देखा है आपके आंखों के सामने वो है पैथोलॉजी. पैथोलॉजी में आप ब्लड सैंपल, यूरिन सैंपल, ये सब का एनालिसिस होता है. तो ये सब कुछ चीजें एनालिटिकल केमिस्ट्री में आएंगी. ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, जहां हम लोग ये इस पूरे इसमें हमने इंडस्ट्रियल प्रोसेस के बारे में, एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया. नाउ यहाँ एनालिसिस कैसे हो सकता है ये बात करते हैं, ठीक है. अब क्या होता है, यहाँ आते हैं, ये सब प्रोसेस के लिए आपको चीजें लगेंगी. तो समटाइम्स है ना, ये आपकी किताब के हिसाब से चलते हैं. दे सेड दैट वेट एनालिसिस, है ना, एंड वन अनदर इज द इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, है ना. आप इसको ड्राई भी वर्ड यूज करो तो प्रॉब्लम. वेट का मतलब क्या है? यू नीड टू वेट, WET, वेट मतलब इसको डिजोल्व करना है, सोल्यूबलाइज करना है
है ना। तो इन सॉल्यूशन ये जो भी एनालिसिस होगा उसको हम लोग बोलेंगे वेट एनालिसिस। जैसे कि मुझे अगर बात करना है से शुगर के बारे में, या शुगर के अंदर कौन से कॉम्पोजिशन है या और कुछ, एंड इफ आई वांट टू चेक इट, तो मैं इसको पानी में डिजोल्व के चेक कर रहा हूँ, तो ये वेट एनालिसिस में। और अगर मैं पानी में नहीं डिजोल्व करता हूँ, एज सच शुगर यूज की है, तो उसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटल में डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये एनालिसिस का पार्ट में हम लोग बात करें। इसके आगे चलते हैं, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अगेन एनालिसिस में ही हम लोग बात करेंगे कि कुछ होते हैं क्वांटिटेटिव और कुछ होते हैं क्वालिटेटिव। तो जहां क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव यही है ना। अब क्वांटिटेटिव का मतलब एग्जैक्ट क्वांटिटी देना, ठीक है, कि आपके इसमें कितना ग्राम, कितना मोल, कितना परसेंट कोई चीज प्रेजेंट है। और क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि जस्ट यस और नो, प्रेजेंट है, हाँ यस प्रेजेंट है। से जैसे मैं अगर बात करूं, पेट्रोल है, पेट्रोल के अंदर इम्प्योरिटी है, यस प्रेजेंट है, तो आपने सिर्फ क्वालिटेटिव बताया उसके अंदर कि हाँ उसकी क्वालिटी खराब है, दैट मीन्स उसमें इम्प्योरिटी है। बट हाउ मच इम्प्योरिटी प्रेजेंट, विच इम्प्योरिटी प्रेजेंट, इट इज टू बी कंसिडर्ड अ क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव सिर्फ हाँ ना है नहीं है ना, प्रेजेंट रहेगा, है ना, हाँ यस इम्प्योर है, प्योर है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वालिटी, दैट मीन्स वी टॉक अबाउट क्वालिटी, एंड क्वांटिटी मीन्स एग्जैक्ट क्वांटिटी, है ना, कितना क्वांटिटी रहेगा। तो क्वालिटी इज दैट मीन्स इट इज नॉट, हम लोग बोलेंगे इसको कि दिस इज नॉट इन टर्म्स ऑफ फिक्स डिजिट, बट क्वांटिटेटिव इट इज ऑलवेज इन द फिक्स डिजिट, फिक्स अमाउंट, ओके। नो, तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। इसके बाद में केमिकल मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब केमिकल मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ या क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में बात करूँ, तो ये क्या क्या चीजें आपको लगेंगी ये उन्होंने बताया। अब आप यहाँ पर ही आ जाओ, हमने बोला कि इतना सब इंपॉर्टेंट है, आपको पहले क्या करना है, आपको सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन या प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन, ये सब कुछ एनालिसिस में आएगा। इतने सब का एनालिसिस करोगे, वेट या इंस्ट्रूमेंटल मेथड से करोगे, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव है, तो आपको कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट चीजें लगेंगी। तो उनका क्या बोलना है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए आपको एक टेस्ट ट्यूब रहा तो काम, दैट मीन्स टेस्ट ट्यूब चलेगा, एक बीकर चलेगा, बीकर के अलावा दैट मीन्स दीज आर दी थिंग्स आपको लगेंगी। फिर पेयर ऑफ टोंग लगेगा। टोंग का मतलब होता है कि ऐसा आपके घर में एक वो पकड़ रहती है ना, वो पकड़ जैसा ये टोंग है, जिसमें आप यहाँ पे कुछ सैंपल फंसा सकते हो, है ना। फिर वायर गॉज या वायर मेश ये लगेंगी, प्लस वाटर बाथ रहेगा आपके पास, जिसके ऊपर हम लोग इसके अंदर पानी रख के इसमें हीट कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें वाटर बाथ के अलावा, there are certain things like boiling tube प्लस फ्यूजन ट्यूब, है ना, प्लस अगर मैं बात करूं यहाँ पर पोर्सेलिन डिश, है ना, प्लस पेट्री प्लेट, ये पेट्री प्लेट, तो ये सब चीजें आपको लगेंगी। तो इतनी चीजें अगर होते तो हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस हम लोग कर सकते। क्वालिटेटिव में क्या करेंगे हम लोग, जैसे मैं यहाँ समझा दूं, कोई भी कंपाउंड ले लो, जैसे ये है NH2C डबल बॉन्ड ONH2, ये है यूरिया, ये है C6H12O6 ग्लूकोज, ये है वाटर छोड़ देते हैं, ठीक है ये। तो आप देखो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड हम लोग जो डील करने वाले हैं, दे आइदर कंटेन नाइट्रोजन, कार्बन, हैलोजेंस, है ना, हैलोजेंस, ऑक्सीजन, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फॉस्फोरस, तो या कैल्शियम, सोडियम, ऐसे कंपाउंड रहेंगे मोस्ट ऑफ द कंपाउंड, है ना, इतने कंपाउंड रहेंगे। तो ये क्या है, ये एलिमेंट्स है, ये क्या है, ये एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट से कंपाउंड बनेगा, तो ये एलिमेंट से कंपाउंड बनता है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या कर सकते हैं क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन में, कि भाई मुझे ये कंपाउंड का सैंपल मिला, लाइक ये ऐसे पाउडर फॉर्म में दिया है, अब आपको ये पाउडर का एनालिसिस करना है। आपको मालूम है कि ये चीजें उसमें, दैट मीन्स ये आपको मालूम ही नहीं कि स्ट्रक्चर क्या है, आपको सिर्फ एक पाउडर दिया है, व्हाइट कलर का पाउडर है, और बोला कि चलो ढूंढ के बताओ इसको क्या है। तो पहले आप उसको देखोगे, उसका दैट मीन्स मैं समझाता हूँ कि फिजिकल अपीयरेंस देखा जाएगा उसका कैसा है। हाँ चलो सर, ये है इसका कलर, ये है इसका ओडर है, तो देखो, है ना, इसका नेचर देखो, दैट मीन्स ये एमॉर्फस है या क्रिस्टलाइन है, तो ये देख लिया फिजिकल अपीयरेंस के बाद में आप उसकी सोल्यूबिलिटी के बारे में बात करोगे। फिर सोल्यूबिलिटी के बारे में अगर आपने देखा तो उसके बाद में हम लोग बात करेंगे इसके आगे बढ़ते हुए
फिर हम लोग उसका एलिमेंट डिटेक्शन करेंगे। एलिमेंट डिटेक्शन, जो लोग अभी नए किताब में इसको नाम नहीं दिया है ना, मगर आप यहाँ लिख दो एलिमेंट डिटेक्शन इज डन विद द सोडियम फ्यूजन टेस्ट। सोडियम फ्यूजन टेस्ट, ये टेस्ट और एक नाम है, वो आपको असाइनमेंट के तौर पे मैं देता हूँ, यू कैन गूगल इट कि सोडियम फ्यूजन टेस्ट का और कोई नाम क्या है, तो वो नाम आपको लिखना है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, कि सोडियम फ्यूजन टेस्ट का दूसरा नाम क्या है, या सोडियम एलिमेंट डिटेक्शन के लिए कौन सी टेस्ट यूज होती है, ठीक है। सो इसमें से कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यही आपको लिख के दे रहा हूँ, ये बुक में नहीं है आपके अभी नए वाले किताब में, ठीक है। तो एलिमेंट डिटेक्शन, एलिमेंट से क्या पता चलेगा कि हाँ इसमें नाइट्रोजन है, ये एलिमेंट है, हाँ इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो ये एलिमेंट से पता चलेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें कि माइक्रो दैट मीन सैम्पलिंग रहती है, या जैसे हम लोग यहाँ पर आपके किताब में दिया है, देखो हम लोग यहाँ बात करते हैं, इन्होंने बोला है कि सैम्पलिंग कैसे करना है आपके इसमें, सेमी माइक्रो क्वालिटेटिव एनालिसिस या माइक्रो क्वालिटेटिव एनालिसिस। व्हाट डज दे से, दे ट्राई टू से माइक्रो मतलब कम क्वांटिटी, लिटिल है ना, बहुत कम क्वांटिटी में, लेस क्वांटिटी में अगर हम लोग कर लेते हैं तो। बट एलिमेंट डिटेक्शन के लिए आपको सेमी माइक्रो क्वांटिटी लगती है, सेमी मतलब थोड़ा ज्यादा आपको क्वांटिटी यूज करना पड़ती है ना। वेट एनालिसिस के लिए भी आपको ज्यादा क्वांटिटी लगेंगी, डिजोल्व करना है हमको, मगर हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस के लिए अगर जाते हैं तो इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस का फायदा ही वो है कि आपको क्वांटिटी एकदम माइक्रो में लगेंगी, माइक्रोग्राम में, है ना। तो इंस्ट्रूमेंटल विद माइक्रो, while element detection qualitative, that means quantitative analysis is always deals with the micro amount, quantitative, but when we talk about qualitative, there we can say that semi micro या हमको more quantity लगेंगी थोड़ी सी उसमें, ठीक है। तो ये हो गया अब हमारा डिस्कशन का पॉइंट यहाँ तक के, कि अब हम लोग फिर से मैं बता दूं कि हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री के ऊपर है, इसकी डेफिनेशन आपको आना चाहिए, इसके यूजेस कहाँ कहाँ है, कौन कौन से एनालिसिस में हम लोग कर सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल आप डाल सकते हो। फिर वेट एनालिसिस मतलब क्या, वेट एनालिसिस में हम लोग सैंपल को सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे। इंस्ट्रूमेंटल में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग एज अ पाउडर फॉर्म डायरेक्ट सैंपल यूज कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस के बाद में हमने बात किया कि सैंपलिंग में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव का मतलब कि हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी से लेना देना नहीं है, हम लोग बोलेंगे यस इम्प्योरिटी प्रेजेंट और नो इम्प्योरिटी इज नॉट प्रेजेंट, प्योर यस और नो में रहेगा। क्वांटिटेटिव के अंदर हम लोग बात करेंगे अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, क्या उसका अमाउंट है, दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव वे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पहुंचे ना। उसके बाद में मैंने बताया कि आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए व्हाट यू नीड, आपको जो जो चीजें जरूरी है वो हमने यहाँ पर देखी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपको क्या क्या लग रहा है, ओके। तो वो सब चीजें हमने यहाँ पर कवर किया, ओके। प्लीज अलाउ मी, रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चेक कर लेते हैं। ओके, सो हम लोग बात करेंगे कि ये हो गया हमारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के बारे में। ये हमें टेस्ट ट्यूब, बीकर, टोंग, मेश, व्हाट वी कॉल्ड वाटर बाथ, फ्यूजन ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब, पोर्सलिन डिश, पेट्री प्लेट, ये सब चीजें आपको लगेंगी ऐसे एनालिसिस के लिए। तो ये नाम इसलिए बताया कि ये आपके किताब में आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें क्या है, नहीं तो जब तक पिक्चर नहीं देखते तब तक समझ में नहीं आता, है ना। तो ऐसी चीजें होती है, ग्लास की, कांच की बनी हुई, ये लोहे की मेश है, टोंग इज ऑल्सो फ्रॉम स्टेनलेस स्टील, है ना। तो ये जैसे यूरिया का हमने बात की तो कैसे होगा, ये सब चीजें हमने यहाँ देखी। तो अब आगे चलते हैं, आपके बुक के हिसाब से देखते हैं क्या बता रहा है आगे। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया, ठीक है। अब एनालिसिस होने के बाद में हम लोग बात करेंगे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन्वॉल्व्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, जैसे मैंने आपको सोडियम फ्यूजन टेस्ट बताई या और कोई टेस्ट है। इसके अलावा भी क्या होता है कि यहाँ नाम नहीं दिया आपकी किताब में, मगर जैसे नाइट्रोजन कंपाउंड है तो आपने ये देख लिया कि नाइट्रोजन की टेस्ट है, तो कौन सी एलिमेंट डिटेक्शन टेस्ट आपको नाइट्रोजन की टेस्ट बताएंगी। तो जो भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू या जेई पॉइंट ऑफ व्यू, दे नीड टू प्रिपेयर लाइक अ टेस्ट। तो जब मैं जेई का क्लास होगा तब मैं उसमें ये डिटेल में बताऊंगा। सिर्फ आज का आपका असाइनमेंट यहाँ पे ये है कि आपको सोडियम फ्यूजन टेस्ट का नाम देख के रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सो दिस इज केमिकल मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब केमिकल मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस में अगर क्वांटिटेटिव, अभी क्वालिटेटिव देख लिया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में तो यहाँ पर हम लोग परसेंट कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन कंपाउंड
हमको दिया रहेगा उसमें से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। नाउ जैसे क्वांटिटी हमको ढूंढना है तो हम लोग कैसे उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक चीज होती है, आपके साथ यहाँ चलते हैं, ठीक है। तो अब क्वांटिटेटिव में क्या होगा, यू नीड टू डिसाइड कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर कि आपको ये डिसाइड करना जरूरी हो जाता है कि कितना अमाउंट है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ परसेंट अमाउंट प्रेजेंट, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एनी यूनिट लाइक mg, ग्राम, और इन द सेंस, है ना, ऐसे हमको, यानी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। अब इसके लिए ना उन्होंने बताया कि दो तरह से काम होंगे, एक होता है ग्रेविमेट्रिक, ऐसे बहुत सारे बेटा यहाँ जो किताब में दिए उसके साथ चल रहे, और दूसरा है इन्होंने बताया टाइट्रीमेट्रिक। टाइट्रीमेट्रिक मतलब क्या है कि यहाँ एसिड है और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप बेस यूज कर रहे हो, और इंडिकेटर आपने डाला है फिनोलॉप्थिलीन, है ना। तो ये इंडिकेटर डालने के बाद में तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में टाइट्रेशन होने के बाद में खत्म हो जाएगा। ये बेस का कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है तो उससे आप एसिड का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो, तो दिस इज टाइट्रीमेट्रिक, है ना। ग्रेविमेट्रिक में ना आपका सैंपल खत्म होते जाएगा, सैंपल डिग्रेड करते करते जाएंगे हम लोग सैंपल को, और जिस टाइम पे खत्म हो जाएगा उस टाइम पे हमें पता चला कि इतना सैंपल था, है ना। तो ग्रेविमेट्रिक इज कंप्लीट डिग्रेडेशन प्रोसेस, और टाइट्रीमेट्रिक में हम लोग यूजुअली टाइट्रेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आते हैं, देखो डिकम्पोजिशन, ये देखो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज नथिंग बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कंप्लीट डिकम्पोजिशन होगा। और दूसरी रिएक्शन हम लोग बात करेंगे टाइट्रीमेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया, है ना। तो ये डिग्रेडेशन या डिकम्पोजिशन कंप्लीट होगा सैंपल का। क्वेश्चन रहेगा कि विच वन इज द ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज द सैंपल इज रिकवर्ड और नॉट रिकवर्ड, इट इज डिकम्पोजिशन, तो सो यू कैन नॉट रिकवर सैंपल इन फ्रॉम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। टाइट्रीमेट्रिक में हम लोग बात करेंगे कि यहाँ टाइट्रेशन है आइदर वॉल्यूमेट्रिक, ये हमने देखा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग यहाँ तक पहुंचे। सो gravimetric analysis and the process reaction between the solution till completion, that is titrimetric and volumetric analysis, तो ये हमने देखा दो तरह से। now mathematical operation and error in analysis, अब यहाँ पर क्या होता है, ये वाली टर्म में क्या दिया है वो समझा देता हूँ। जो भी एनालिटिकल केमिस्ट होता है ना, वो चाहता है कि मेरा सैंपल बहुत अच्छा, दैट मीन्स जो एनालिसिस हो बहुत अच्छी से हो, एनालिटिकल केमिस्ट्रिकल, है ना। अब एनालिटिकल केमिस्ट को मालूम है कि ये चीजें हैं, एंड टेम्परेचर अफेक्ट करता है, या अगर हम लोग बात करेंगे लाइट अफेक्ट करता है, या और कोई चीज अफेक्ट करते हैं, तो दे ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स इनटू ड्यूरिंग द एनालिसिस। अब उनको मालूम है कि ये जो सैंपल है, ब्लड सैंपल आया है पैथोलॉजी में, तो अगर हम लोग टेम्परेचर ज्यादा होगा हमारे लैब में, ले से 30 डिग्री अगर हो जाता है तो सैंपल खराब हो जाएगा। They try to maintain the AC over there, air conditioning, so that the sample must be that means whatever the reading of analysis at the end they get, they must be error free। अब इसमें एरर क्या हुआ था, टेम्परेचर वाला, जो उन्होंने अवॉइड करने की कोशिश की। ऐसे बहुत जगह पे हम लोग, इवन दैट ड्यूरिंग सैम्पलिंग, ड्यूरिंग एनीथिंग, है ना, तो ये चीजें अवॉइड करने की कोशिश करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट। तो ये, और उसको अगर अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं कुछ चीजों से, सो क्या होता है यहाँ पर, दे अप्लाई अ मैथमेटिकल एप्लीकेशन। मैथमेटिकल एप्लीकेशन मतलब क्या होगा कि जैसे आपको मालूम है मीन, मोड, मीडियन ऐसे होता है, तो क्या होता है कि कभी कभी, अब मैं आपको समझाऊं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे कैसे बात करेंगे हम। से आपने ये एक ब्यूरेट आपने देखी नहीं होंगी, तो मैं आपको बता दूं, ये ब्यूरेट है, यहाँ हम लोग ब्यूरेट लेते हैं, इसके अंदर मैंने NaOH भरा है, ठीक है, 0 रीडिंग से, और 50 ml की होती है ब्यूरेट, तो 50 ml तक के, ठीक है। यहाँ मैंने एक कोनिकल फ्लास्क लिया जिसके अंदर एसिड है, ठीक है, हमने फिनोलॉप्थिलीन डाला, मैंने पहली रीडिंग लेना शुरू की, है ना। अब ये रीडिंग यहाँ पे है, से 0 से लेके वो रीडिंग खत्म हुई से लेट से 7 ml के करीब, ठीक है। अगली वाली मुझे क्या बोला है कि अब हम लोग 7 ml के साथ जाएंगे क्या, नहीं, हम लोगों को अगर एग्जैक्ट रीडिंग चाहिए तो मैं क्या करूंगा, फिर से और एक बार करके देखूंगा। सो नेक्स्ट टाइम रीडिंग इज 7.1 ml, अगली बार मैंने रीडिंग किया तो अगेन 7.1 ml। नाउ आई कैन से दैट ट्रिप्लिकेट में रीडिंग की, मतलब मैंने उसको मैथमेटिकल एप्लीकेशन लगाया, दैट मीन्स
हमने ट्रिप्लिकेट में रीडिंग ली और अब मैं इसका एवरेज लूंगा, तीनों रीडिंग का एवरेज लेना मतलब मैथमेटिकल एप्लीकेशन लगाना। इससे क्या हुआ कि आई ट्राई टू मिनिमाइज द एरर। तो ट्रिप्लिकेट में अब इसका एवरेज लेने के बाद में द एवरेज इज 7.07। तो ये मेरे पास रीडिंग एग्जैक्ट है। जो अगर मैं पहले 7 ml लेता तो माइट भी ये आंसर गलत होता, अगर मैं 7.1 लेता तो भी ये आंसर गलत हो सकता था। तो अभी आंसर 7.07, दैट मीन्स मेरी रीडिंग मोर एग्जैक्ट की तरफ जा रहे हैं हम लोग। सो दिस वे द मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ एवरेज, इन टर्म्स ऑफ मीन, मोड, मीडियन, इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस। कौन परफॉर्म करेगा? एनालिटिकल केमिस्ट करेगा, ठीक है। सो दिस इज एग्जैक्टली, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि इसमें से कितना पार्ट आपको आएगा या नहीं आएगा, बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं ना। साइंटिफिक नोटेशन, ये इतना पार्ट देख के हम लोग खत्म करेंगे आज का लेक्चर। साइंटिफिक नोटेशन अगर मैं बात करूं अगेन, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री जब बात करता है तो देर इज अ वेरी दैट मीन्स स्मॉल अमाउंट या देर इज अ ह्यूज अमाउंट इन टर्म्स ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स है आपके पास, है ना। तो अगर मैं बात करूं 1 ग्राम या 2 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हाइड्रोजन के, तो इट्स अराउंड, अगर आप बात करो 2 ग्राम में कितने एटम्स है तो आपको भी मालूम है 6.022 इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर 23, इतने नंबर ऑफ एटम्स है। तो देखो कितना बड़ा अमाउंट हो गया, है ना। इन टर्म्स ऑफ इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 6000000, तो ये कितने जीरो होंगे, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग बात करेंगे वेट ऑफ एटम, आपको भी मालूम है वेट ऑफ एटम इट इज अराउंड से हम लोग अगर बात करेंगे तो जैसे कार्बन के लिए बात किया था 1.99 इंटू 10 टू दी पावर 23, है ना। देखो इसके लिए बात किया था 1.01 इंटू 10 टू दी पावर -24। तो ये अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो 0.0000 सो मेनी जीरोस है, उसके बाद में ये 1 आएगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो रादर देन यूजिंग दिस वी आर ट्राई टू यूज दिस टर्मिनोलॉजी 10 टू दी पावर, और उसको हम लोग एक्सपोनेंट लेते हैं। और उसके पहले यानी इसका फॉर्मूला n इंटू 10 टू दी पावर जो भी रहेगा, ये कुछ भी हम लोग लेंगे, n इज नथिंग बट कहाँ से कहाँ तक होगा 1 to 10 के बीच में होगा, n इज 1 to 10 के बीच में होगा। तो यहाँ उन्होंने ये समझाने का कोशिश किया है कि देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, तो ये इतना बड़ा डिजिट लिखना पड़ेगा, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट वेट अगर देखना है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। तो दिस इज द वे वी नीड टू थिंक अबाउट दैट मल्टीप्लीकेशन। अब इसका कैलकुलेशन भी दिया है उन्होंने कुछ चीजों का यहाँ पर, जैसे फॉर एडिंग 5.5 इन 6.95 हाउ वी नीड टू डील। ये बहुत सिंपल सी चीज है, मैं आपको यहाँ एक छोटे से पार्ट में समझा देता हूँ, फिर ये प्रॉब्लम आप देखना एक बार और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। यहाँ मैं बताता हूँ कि एक जगह आपके पास x इंटू 10 टू दी पावर 5 है और आपको इसमें मिलाना है y प्लस 10 टू दी पावर 4। तो ये ऐसे डायरेक्ट एडिशन नहीं होंगी, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा y को 10 टू दी पावर 5 में या इधर x को इंटू 10 टू दी पावर 4 में, तो काम बनेगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें से एक 10 निकाल लेते हैं, यानी इसको 10 से हम लोग दैट मीन्स हम लोग बात करेंगे इसमें से 10 निकालने की कोशिश करेंगे, इधर डाल देते हैं y इंटू और ये x इंटू, इसमें से 10 निकाला तो क्या होगा 0.1 y इंटू 10 टू दी पावर 5, ऐसे बनेगा ये, है ना। तो ये वाला टर्म आप यहाँ लगा सकते हो। इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल अगर मुझे बताना है तो मैं यहाँ आपके एग्जाम्पल बता दूं, जैसे 4 इंटू 10 टू दी पावर 5, इसमें आपको मिलाना है 3 इंटू 10 टू दी पावर 4। अब दोनों के पावर अलग अलग है तो आप मिला नहीं सकते हो, आइदर आपको इसका पावर बढ़ाना है या इसका कम करना है। तो हम लोग बात करेंगे कि इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, इसको मैं करता हूँ 0.3 इंटू 10 टू दी पावर 5। अब वो सेम हो गए। अगर आप इसमें से 10 निकाल के इसको मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर 4। अब आप देखो तो आपका पावर सेम है, तो अब आप इसका एडिशन कर सकते हो, यह बनेगा आपका 4.3 इंटू 10 टू दी पावर 5। अनलेस एंड अनटिल द पावर इज नॉट सेम यू कैन नॉट addition, you cannot subtraction, you cannot do the addition or you cannot do the subtraction, you can do the multiplication। मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं हम लोग। जैसे यही चीजों का अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो 4 3 जा 12 इंटू 10 हम लोग एज इट इज लिखेंगे। ये मल्टीप्लीकेशन में इसकी बेरीज दैट मीन्स हम लोग बोलेंगे
समेशन होगा तो 5 + 4 9 ये रहेगा। ये एक आंसर है, ये भी सही है, या 1.2 × 10⁻10 ये भी सही है ना, दोनों आंसर सही है। तो यू कैन डू दी multiplication, you can do the subtraction, but you cannot do the addition or it's my fault, you can do the multiplication, you can do the division, but you cannot do the addition and subtraction while there are different exponent. Okay, so यहाँ हम लोग देखें, ये आपका प्रॉब्लम्स है, इसको आप देखो। हम लोग नेक्स्ट इसमें मिलेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हमने देखा, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट, इसके साथ हम लोग आगे चलेंगे। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।